प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PH क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर आपको कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के भाग 1 का दूसरा अध्याय शुरू कर चुका हूं। इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डिस्टेंट इसका आज का जो भाग है अपना डिस्टेंट आपका ये छठा भाग अर्थात लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैं आपको 5 इसके लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में या लंब समद्विभाजक स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना आता है। तो डिस्टेंट ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अर्थात वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका कितना मान आता है। तो डिस्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। डिस्टेंट कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो आज के वीडियो को पूरा देखिए। आज हम देखेंगे कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है और आपको रिवीजन कराने के बताया जाएगा अक्षीय स्थिति भी क्या होती है और वैद्युत ध्रुव भी क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए मत, वीडियो को पूरा देखिए और आप एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस आर्टिकल को करने में इतना इजी आर्टिकल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए आज हम बात करेंगे वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो देखिए आज पहले मैं आपको बताऊं वैद्युत ध्रुव क्या होता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको अपने अध्याय 1 में भी पढ़ा चुका हूँ वैद्युत ध्रुव क्या होता है और मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन याद करा दूँ। यानी वैद्युत ध्रुव क्या होता है? देखिए एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत ध्रुव कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक वैद्युत ध्रुव है, ठीक है बेटा। तो इसके इस सिरे पर मान लीजिए +2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक। इसके दूसरे सिरे पर, ठीक है, -2 माइक्रोकूलम का आवेश है। आप देख रहे हैं +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, बस में यानी एक दूसरे के परिमाण में तो बराबर है लेकिन इनकी जो प्रकृति है बेटा वो अलग अलग है। यानी +2 माइक्रो यानी ये धनावेश है और ये क्या बेटा आपका ऋणावेश है, लेकिन ये भी +2 माइक्रोकूलम है और ये भी -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। यानी इस साइड इस सिरे पर क्या -2 माइक्रोकूलम आवेश है और इस सिरे पर क्या +2 माइक्रोकूलम। तो ये बेटा क्या कहलाएगा? एक वैद्युत ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक वैद्युत ध्रुव कहलाएगा। क्योंकि वैद्युत ध्रुव की बेटा यही शर्त होती है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। अल्प दूरी क्या होती है बेटा? इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी। और वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी क्या लिखी जाती है? 12 से लिखी जाती है। यानी इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? 12 होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आती है बेटा आपकी बात की वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति क्या होती है? देखिए बेटा अक्षीय स्थिति होती है बेटा इसकी अक्ष के समांतर, इसकी अक्ष के ये जो ध्रुव है आपको दिख रहा है इसकी अक्ष के समांतर, है ना। तो समांतर हम इस साइड भी चल सकते हैं, ठीक है, और समांतर हम बेटा इस सिरे को भी चल सकते हैं। बस में आ रही है। हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थात वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हमने प्राप्त किया था, लेकिन आज हम प्राप्त करेंगे वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। किसमें बेटा? निरक्षीय स्थिति में। और मैं आपको बताता चलूँ कि निरक्षीय स्थिति को बेटा लंब समद्विभाजक स्थिति भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत ध्रुव की लंब समद्विभाजक स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो बेटा आपको यही आर्टिकल करके आना है, ठीक है डियर। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसकी लंब समद्विभाजक स्थिति या निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो मैंने बताया अक्षीय स्थिति क्या? इसकी अक्ष के समांतर, इसकी अक्ष के समांतर या तो इस ओर को या फिर इस ओर को। लेकिन बेटा निरक्षीय स्थिति होती है क्या? इसके लंबवत, इसके लंबवत, इसके लंबवत या तो ऊपर की ओर को या फिर इसको नीचे की ओर को। यानी आज हम विभव ज्ञात करने जा रहे हैं इस ध्रुव की लंब समद्विभाजक स्थिति में, यानी इसके बीचों बीच पॉइंट से या तो ऊपर की ओर को भी हम निकालेंगे या फिर हम नीचे की ओर को भी हम निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अक्षीय स्थिति होती है वैद्युत ध्रुव के समांतर वैद्युत विभव निकालना है, वैद्युत की तीव्रता निकालना, और निरक्षीय स्थिति इसके लंबवत, इसके लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में वैद्युत विभव का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान तो हमने पहले पार्ट में निकाल रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं अपने इस लेसन में जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वैद्युत ध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के मान ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें अक्षीय वाला आर्टिकल मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ और आज का ये आपका निरक्षीय स्थिति वाला वैद्युत विभव का व्यंजक हम निकालेंगे। और याद रखना डिस्टेंस परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बेटा आपका क्या बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए मैं आपको पहले लिख रखा हूँ तो आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट है, ठीक है।
और एक बात और बताता चलूँ कि अगर ये आर्टिकल आपके लिए एग्जाम में आएगा तो बेटा आपसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अवश्य पूछी जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध ये है बेटा कि आप वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जरूर याद करें। यानी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। अब वैद्युत द्विध्रुव की इतनी उपयोगिता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बन जाएगा अक्षीय निरक्षीय में, तब भी आपसे बेटा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछी जाएगी, या वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में विभव आएगा तब भी आपसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो आप कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा निश्चित ही याद कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए आज हम समझाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखिए, तो आप लोग भी मेरे साथ अपना कॉपी पेन लेकर के अपना नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए मैं आप समझाता हूँ। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट। पॉइंट आप कहीं भी कर सकते हैं, आप बी को यहाँ पे भी कर सकते हैं, ए को यहाँ पे भी कर सकते हैं। इससे कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है कि बी ए इधर ही होना चाहिए या बी उधर ही होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसके ए सिरे पर, ठीक है, ए सिरे पर क्या है बेटा, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ए सिरे पर क्या है बेटा, प्लस क्यू आवेश है, और बी सिरे पर क्या है बेटा, माइनस क्यू आवेश है। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा कि इसके ए सिरे पर क्या बेटा, प्लस क्यू आवेश है, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है। कितनी है बीच की दूरी, कितनी है बेटा, ये आपकी 2l है। ये देखिए, यानी ए से बी तक की दूरी, ए बी क्या वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l के बराबर होती है। ठीक है, तो आज हम जो व्यंजक निकालने जा रहे हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव का, वो इसकी निरक्षीय स्थिति में निकालने जा रहे हैं, अर्थात इसकी लंब समद्विभाजक स्थिति में। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट ध्यान से समझें कि ये जो पॉइंट है बेटा, मान लीजिए बिंदु ओ, मैं इसको नाम दिए देता हूँ ओ, और ये पॉइंट बेटा इस प्रकार से लिया गया है कि ये ए बी का मध्य बिंदु है। द्विध्रुव का क्या है बेटा, ये मध्य बिंदु। बात समझ में आ रही है, मध्य बिंदु है। तो बेटा ए से लेकर बी तक बेटा कितना आपका 2l है, और जब इसके बीचों बीच में आएगा बेटा तो ये 2l है, तो 1l, तो बेटा देखिए आपको इधर को हो जाएगा। ये मैं ऊपर को लिख करके दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए बेटा 1l आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और 1l बेटा क्या आ जाएगा आपका बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जो बीच की दूरी 2l थी, इसको मैंने l के रूप में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पे 12 एक साथ लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको बांट दिया गया है। 1l और 1l को जब जोड़ोगे तो भी बराबर 2l ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, हमें जो विभव निकालना है बेटा, कहाँ निकालना, निरक्षीय स्थिति। मैंने बताया या तो ऊपर, या तो हम देखो मैंने बताया था आपको, या तो ऊपर की ओर विभव निकालेंगे या फिर नीचे की ओर विभव निकालेंगे। ठीक है, निरक्षीय में यही बात ध्यान रखने की होती है, और अक्षीय में इसके समांतर, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में विभव निकाला जाता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। आज हम पढ़ेंगे इसकी अगर निरक्षीय स्थिति में, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे। तो हम ऊपर की ओर विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऊपर की ओर। तो मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से, मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये कोई बिंदु क्या है बेटा आपका, P है, और इस O से इस बिंदु P की जो दूरी है बेटा वो क्या आपकी r है। इस O से बिंदु P की जो डिस्टेंस है बेटा वो r है। इस बिंदु पर मुझे विभव निकालना है। ठीक है, लेकिन जब मैंने अक्षीय के लिए विभव निकाला था बेटा, तो मैंने बिंदु P कहाँ लिया था, इस साइड में P लिया था। समझ रहे हैं आप लोग। तो आज जो हम विभव निकाल रहे हैं बेटा, इसकी निरक्षीय स्थिति में निकालना है। इससे हम जो हम बिंदु P ले रहे हैं इसके लंब समद्विभाजक, यानी ये जो तुम्हारा OP है, AB पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अर्थात लंब है। ठीक है, तो याद रखें अक्षीय की स्थिति के लिए बिंदु P इधर लिया जाता है, निरक्षीय स्थिति बिंदु P ऊपर को लेगा। हम नीचे को भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको ऊपर के लिए रहेगा, इसलिए हम ऊपर को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब प्लस की वजह से भी बिंदु P पर विभव निकाला जाएगा, माइनस की वजह से बिंदु P पर विभव निकाला जाएगा। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लस Q की, ठीक है, और इस माइनस Q की बिंदु P से दूरी क्या है ना। तो देखिए अब हम इसको इससे मिला लेंगे।
देखिए हमने इसको अब ये मिला लिया है, तो ये जो इसकी डिस्टेंस है ये हमें इसके यानी ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। यानी प्लस की वजह से जब बिंदु पी पर विभव निकालेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस ए से, ठीक है, इस पी की दूरी क्या है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से, हमें प्लस की वजह से बिंदु पी की दूरी चाहिए। देखिए अब मैं इसको पहले इतने से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्या है, पी ओ ए या ए ओ पी, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है बेटा। जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, एक पाइथागोरस प्रमेय आती है। क्या आती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट बेटा ये है कि किसी त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, किसी त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, उसके आधार तथा लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट किसका है बेटा, पाइथागोरस का है। यानी मैंने जो आपको ये बात बताई है आपको समझ में नहीं आ रही होगी, या आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो देखिए मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी मैं फार्मूला लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है। देखिए पाइथागोरस ने क्या चीज़ प्रूव करती है, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्या बेटा, समकोण में। देखिए मैं साइड में यहाँ पे निकाल कर दिखाई देता हूँ, समकोण त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए में, तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए कर्ण क्या आपका बेटा, देखिए ये लंब है, लंब समझ आ जाएगा इस चीज़ में बताइए, तो लंब है तो ये थीटा कितना होगा बेटा आपका 90 अंश होगा। कितना होगा बेटा, ये 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। चलो मैं और थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम समझने में ना आए। तो ये जो एंगल बेटा आपको कितना है, ये 90 अंश का एंगल है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंट। ये जो एंगल है बेटा आपका कितना है, 90 अंश है। कितने अंश का एंगल है बेटा, ये 90 अंश का एंगल। ठीक है, अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बेटा कर्ण होती है। तो ये बेटा क्या आपका कर्ण है, यानी ए से जो पी तक की डिस्टेंस है वो क्या बेटा कर्ण है। ठीक है बेटा, ऐसे में अब ये क्या लंब समझो, तो ये ऑलरेडी क्या लंब है, क्या है बेटा, ये लंब है। ठीक है, तो लंब के लिए जो है तुम्हारा ये क्या है बेटा, एल, क्या लिख रहा हूँ मैं, एल लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये नीचे क्या बेटा आपका आधार, ये क्या बेटा आपका आधार। समझते रहे ना मेरी बात को, यानी ओ से लेकर के ए तक क्या आपका आधार है बेटा, और ए से लेकर पी तक क्या बेटा आपका कर्ण है, और पी से लेकर के बिंदु ओ तक ये क्या आपका बेटा लंब है। ठीक है, अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो देखिए कर्ण क्या है बेटा आपका ए पी, कर्ण क्या है बेटा ए पी, यानी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो 90 के सामने कौन आ रहा है, ए पी आ रही है, तो ए पी आ जाएगा। ए पी का स्क्वायर आधार, ए का मतलब बेटा आधार का स्क्वायर है। तो आधार क्या है बेटा, आधार है ए से लेकर के ओ तक, ए से लेकर के बेटा कितना ओ तक। तो ये आ जाएगा बेटा ए ओ स्क्वायर प्लस, इसे ओ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका लंब क्या है बेटा, एल का मतलब लंब, लंब है इसका पी ओ या ओ पी, पी ओ या ओ पी। चलो हम ओ पी लिख कर समझ देता हूँ। ये अब ए पी को तो स्टूडेंट ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा ये, मान लीजिए। चलिए आप चाहे होल स्क्वायर भी करके दिखा सकते हैं। तो ये पावर 2 है आपकी। ओ ए, ओ ए कितना, या ए ओ कितना बेटा एल है, तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात एल की घात पावर कितनी 2 हो जाएगी, प्लस ओ पी, ओ पी, ओ पी क्या है बेटा आपकी आर है, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है बेटा आर है। तो देखिए बेटा ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इधर क्या चल रहा है बेटा, ए पी का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चों कि अब मुझे मान क्या निकालना, मुझे मान निकालना है किसका, ए पी का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है। यानी मुझे प्लस आवेश से बिंदु पी की दूरी चाहिए, यानी ए से मुझे पी तक की दूरी चाहिए। तो ए पी का मान चाहिए मुझे, लेकिन ये बेटा ए पी स्क्वायर का मान है। क्या का मान है बेटा, ये ए पी स्क्वायर का। एक बार ध्यान से समझें कि ये जो वैल्यू आ रही है डिस्टेंट आपकी, ए पी स्क्वायर का मान आ रहा है। क्या का मान आ रहा है, ए पी स्क्वायर का मान आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन मुझे चाहिए क्या, केवल ए पी चाहिए। कितनी चाहिए बेटा,
AP चाहिए कि AP कितनी है। तो जब मैं इसका वर्ग घटाऊंगा, क्या हटाऊंगा बेटा इसका वर्ग, तो इस पर क्या जाएगा, एक वर्गमूल चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं बेटा, वर्गमूल। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का फंडा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो देखिए AP बराबर क्या आएगा आपका, AP बराबर आ जाएगा बेटा आपका, देखिए इसका वर्ग घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा वर्गमूल, और ये जाएगा बेटा L² प्लस R²। तो आप देख रहे हैं कि AP का मान आ चुका अपने पास, वो क्या है, वर्गमूल L² प्लस R²। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अर्थात आपको पता चल चुका है AP का मान कितना है, वर्गमूल L² प्लस R²। आप R² को इधर भी कर सकते हैं, L² को इधर भी कर सकते हैं, इस समय कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए AP का मैं मान लिख देता हूँ। अब मैं इस कर्ण को हटा दूंगा और इस AP का, यानी इस AP का मान लिख दूँ। AP का मान में डिस्टेंस कितना आ चुका है, देखिए वर्गमूल L² प्लस R²। कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, इस बिंदु P से इस माइनस आवेश की, यानी हमें P से B तक की डिस्टेंस चाहिए। आप समझ रहे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए डिस्टेंस कि इस बिंदु P से बिंदु B की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि जब माइनस की आवेश से विभव निकाला जाएगा माइनस की आवेश से बिंदु P पर, तो माइनस की आवेश से बिंदु P की दूरी तो पता होनी चाहिए, अर्थात B से लेकर P तक पता होना चाहिए। अब मुझे इसको भी बेटा आपस में इस टाइप से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइए देखिए हम इसको मिला देता हूँ। देखिए हमने आपको इसको मिला लिया, हमने इसको मिला लिया, यानी A से जो P से जो B की दूरी है, अब देखिए वो हम निकाल लेंगे आराम से। देखो इसमें क्या बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है, तो बेटा ये भी तेरे को समकोण त्रिभुज बन गया, PBO या BOP, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका देखो ये L है तो इधर भी L है, यानी इसका भी आधार L है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और लंब क्या है बेटा, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, यानी L जो है ये L दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है, तो ये L तो रहेगा ऐसे ही, लंब ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये क्या बेटा, जब ये 90 अंश है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा मैथमेटिक्स में, अगर ये कोई रेखा है, ठीक है, अगर इस पर कोई परपेंडिकुलर डाला गया, तो अगर ये कोण बेटा आपका कितना है, 90 अंश है, कितना है ये 90 अंश। ठीक है, तो बेटा ये कोण भी अपना कितना होगा, 90 अंश के बराबर ही होगा, अर्थात ये भी कितना है बेटा आपका 90 अंश है। ठीक है, जब ये 90 अंश है बेटा, ठीक है, तो इसके सामने वाली वजह क्या है, ये भी आपकी बेटा क्या बन चुकी है, ये कर्ण बन चुकी है। क्या बेटा, ये कर्ण। तो कर्ण देखिए, जो कर्ण पहले इधर था वो इधर है। ठीक है, आधार पहले ये था तो आधार पहले भी देखो इसकी सेम है बिल्कुल। ठीक है, और लंब दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, यानी ये जो लंब है, यानी OP भुजा इस त्रिभुज के लिए भी काम करती है और OP भुजा इस त्रिभुज के लिए भी काम करती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार जब हमने AP का मान निकाला था तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी हमने। ठीक है, तब कितना मान है, इतना आया। तो जब अब वैल्यू तो कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी L था देखो, और अभी भी क्या था R है, तो इसका मान अभी भी फिर से वही आने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी PB का जो मान आएगा, जब हम त्रिभुज POB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मुझे PB का जो मान मिलेगा बेटा कितना मिलेगा, बिल्कुल AP के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि R का मान है, लंब का मान और L का मान बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम इसको दो बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिख देंगे इसी चीज़ को। क्या आएगा इसका मान, देखिए मैं आपको लिख के समझा दिए देता हूँ कि ये जो आपका PB है इसका मान कितना आएगा, वर्गमूल L² प्लस R²। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आपको एग्जाम में कितना डायग्राम बना करके आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए मैंने ये आपको केवल समझाने के लिए बताया था, तो अब इसमें डायग्राम में इसकी आवश्यकता नहीं है। आप 90 अंश का एंगल भी चाहे दिखाओ या मत दिखाओ, इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपना एंगल भी यहाँ से रब कर सकते हैं। ठीक है, और आप दिखा भी देंगे बेटा तो भी ये आपकी नॉलेज है, तो आपने उसका प्रदर्शन किया है तो वो भी और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 90 अंश एंगल दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको आधार को भी साफ किए देता हूँ। तो देखिए बेटा आपका डायग्राम बिल्कुल बन के तैयार है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसको मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखिए हमें लिखना क्या है, ये जो थ्योरी है आपको लिखनी क्या है, देखो क्या लिखना है। देखो बिल्कुल आसान, इसको बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल इतनी आसान भाषा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति वाला, तो बिल्कुल वही लैंग्वेज है, केवल एक शब्द का अंतर है ना, एक शब्द का अंतर है। यानी 4 आर्टिकल बेटा आपके एक ही जैसी थ्योरी के हैं,
आपके 4 आर्टिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जाते हैं उनकी थ्योरी एक एक शब्द का अंतर है। आपको इतने लॉजिक से याद कराऊंगा कि एक शब्द का अंतर करेंगे, ठीक है, तो दूसरे आर्टिकल की थ्योरी वो बन जाएगी, है ना। तो देखिए मैं आपको समझाऊं क्या इसकी थ्योरी। देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्लियर हुई बात, ठीक है, जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक शब्द की परिभाषा में बार बार आपसे रिपीट करता हूँ कि परावैद्युत पदार्थ बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो और जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे परावैद्युतांक वाले को, परावैद्युत पदार्थ को, तो वहाँ पर और बारीकी से हम इसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एडवांस में परिभाषा बता देता हूँ कि परावैद्युत पदार्थ बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के साथ बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये भी किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ जैसे आपका तेल है, मोम है, अभ्रक है, कांच है, सब क्या है ये परावैद्युत पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये द्विध्रुव जो है बेटा निर्वात या वायु में नहीं है, किसी परावैद्युत पदार्थ में। आप शीशे में मान सकते हो, कागज पर मान सकते हो, तेल में मान सकते हो, मोम में भी मान सकते हो, मोम जानते हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें रखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश जबकि बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल जो थ्योरी होती है बेटा बिल्कुल आर्टिकल जो थ्योरी लिखी जाती है बिल्कुल डायग्राम से लिखी जाती है। जिस बच्चे से डायग्राम आप सही तरीके से ड्रॉ करना आ गया, ठीक है, तो उसको थ्योरी लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि थ्योरी बेटा वही होती है, वही कंस्ट्रक्शन होती है जो आपका जो फिगर बनाया जाता है, ठीक है। तो जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है, ठीक है। इतनी बात रही। अब माना वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में या लंब समद्विभाजक स्थिति में, है ना, याद रखें, या तो ये निरक्षीय स्थिति के नाम से आ जाता है या लंब समद्विभाजक स्थिति के नाम से आता है, और काफ़ी बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु किसके, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी क्या वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम वेक्टर यानी विभव की दिशा नहीं दिखा रहे हैं। हमने तीव्रता वाला जब आर्टिकल करा था निरक्षीय स्थिति में तो हमने तीव्रता भी बताई थी, क्योंकि बेटा वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, वो दिशा पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन ये बेटा क्या आपकी विभव जो अदिश राशि है दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हम यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब मैं वही थ्योरी आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है मैंने, देखिए माना पहले आप लोग भी अपने नोट्स में हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बिल्कुल है, ठीक है, जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये जो द्विध्रुव है बेटा या तो तेल के अंदर रखा है या शीशे के अंदर रखा है या फिर कांच के अंदर मोम के अंदर रखा है, ठीक है, माध्यम में स्थित है। जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बिल्कुल देखिए ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, थोड़ा मैं इसको चलो पास में बना देता हूँ, ठीक है, तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। बी सिरे पर क्या है बेटा, माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है। कितनी है, 2l। देखिए बेटा 2l आपका ये हैगा, प्लस और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति बेटा, निरक्षीय स्थिति में, है ना, लंब समद्विभाजक स्थिति में, इसके मध्य बिंदु ओ, मैंने बताया था कि ये जो ओ है ए बी का क्या बेटा, मध्य बिंदु है। ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ओ से r दूरी पर, यानी जो r दिख रहा है आपको, यानी ये जो r आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ओ से r दूरी पर बेटा क्या आपका कोई बिंदु P है, ठीक है, जहाँ हमें P है जहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो ये तरह बेटा आपकी थ्योरी, ठीक है। बस अब अंतर क्या है, मैं जो बता रहा था कि आपको एक लॉजिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। अगर बेटा ये अक्षय स्थिति में आएगा, क्या में आएगा, अक्षय स्थिति में अगर विभव आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति लिखा है, तो बेटा आपको क्या करना है, वहाँ पे अक्षय स्थिति करना। बिल्कुल टोटल डायग्राम आपका बेटा यही रहेगा, सॉरी टोटल थ्योरी आपकी यही रहेगी, डायग्राम फिर दूसरा बनेगा, वो मैंने आपको समझा दिया है, अक्षय स्थिति वाला आर्टिकल पूरा प्रूफ करके, ठीक है।
चलिए अब हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे विभव को, लेकिन जो विभव का मेन फार्मूला होता है डिस्टेंस, मैं आपको वो बता दूं। अगर आपको वो समझ आ जाएगा फिर तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो विभव आता है बेटा, वो कितना आता है, वो देखिए उसका परिमाण होता है इतना। मैं आपको लेकर दिखाई देता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यानी विभव का जो मेन फार्मूला आया था किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी मेरे लेक्चर नंबर 2 में, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है इसी लेसन का, यानी लेसन नंबर 2 का, ठीक है, तो आप वो देख लेंगे, आप समझ आएगा। तो बी बराबर जो आता है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आता है बेटा Q/R। R क्या है, जहाँ हमने विभव निकाला है, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमने विभव निकाला उसकी बिंदु P से दूरी है। ठीक है, चलिए अब इसी की बात को हम लेकर के चलेंगे। तो देखो बेटा, ये तो रफली मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसी के बेस पे हम अभी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अर्थात आप लोग अगर निरंतर मेरे वीडियो देख रहे हैं और पिछले वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे हैं तो आगे को पूरी बुक हो जाएगी, लेकिन आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपसे मेरा विशेष अनुरोध ये है कि आप मेरे पहले वीडियो जो मेरे पहले प्रोवाइड करा चुके हैं आप लोगों को, पहले वो देखिए, उसके बाद मेरे ये वीडियो देखिए। ठीक है, और अपना नोट्स ज़रूर मेरे साथ साथ बनाते रहें। और आपसे विशेष बात यह है कि अगर आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है, ठीक है, या आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, और मैं इसी प्रकार अपने PH क्लासेस चैनल पर कक्षा 12 NCERT का पूरा सिलेबस बिल्कुल आपको इसी विधियों से, आसान विधियों से, ठीक है, आपको पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, जिसके अंदर आर्टिकल्स भी रहेंगे, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और बेटा आपके थ्योरिकल्स भी सवाल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम फार्मूला, अब देखिए हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब हम इस फार्मूले की सहायता से चलेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, इस फार्मूले का क्या यूज है ये अपने आर्टिकल्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, देखिए डिस्टेंस क्या रहेगा, B1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और प्लस Q अपॉन, अब क्या होता है बेटा, देखिए इस तुलना करो, ये चीज देखो, प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो विभव में फार्मूला देखो, आवेश तो ऑलरेडी आता ही आता है डिस्टेंस, लेकिन अब क्या आता है बेटा, ये R भी है। R क्या है, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है बेटा जहाँ पे हमने विभव निकाला है। यानी अब हमें ये पता होना चाहिए, इसमें तो R है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए इस बिंदु आवेश से, यानी यहाँ से विभव निकालना है, प्लस आवेश से विभव निकालना है और बिंदु P पर निकालना है, तो इसकी बीच की दूरी कितनी है बेटा, वर्गमूल L² + R²। ठीक है बेटा, तो इसकी जगह जहाँ ये R² है बेटा, आपका अपना क्या आएगा, वर्गमूल L² + R² आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा बेटा आपका L² + R²। ठीक है, यानी हमें पता चल चुकी है इसकी दूरी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाली थी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेटा आपको अगर एग्जाम में आए तो इसको निकाल के दिखा भी सकते हैं, और आप बेटा इस वैल्यू को, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को, ठीक है, अगर आप इतना सॉल्व करके ना दिखाएं, यानी ये वैल्यू आप डायरेक्टली भी लिख करके आएंगे, तो आपको अगर 4 नंबर में सवाल है तो आपको 4 नंबर बेटा पूरे मिलेंगे। यानी ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया बेटा कि अधिकांश बच्चों का जो बायोलॉजी पढ़ते हैं अपने, ठीक है, मेडिकल लाइन वाले बच्चे हैं, उनका मैथमेटिक्स थोड़ा लो होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा ना जाए कि उसका कोई भी डाउट मेरे सामने रह जाए, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि यानी कि इसका जो वर्गमूल, इसकी जो ए से पी की दूरी जो आएगी वो किस प्रकार निकाली जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको एग्जाम में करके आएंगे तो आपके लिए
अच्छा है, आप करके आ सकते हैं, और नहीं करेंगे तभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इस प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी किस प्रकार से निकाली जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय ये कण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये थोड़ा मैथमेटिक्स था, ठीक है। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। कहाँ है बेटा आपका, ये देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। हमें माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी पता तो है, वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस का बिल्कुल सेम यही चीज़ है ना। तो देखिए अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जब निकालेंगे बेटा इसको मैं B2 नाम दे देता हूँ, B2, ठीक है। तो B2 का मान देखिए कैसा आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस वही है, क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वर्गमूल में, सॉरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये माइनस क्यू आविष्करण विभव आ गया। अब देखेंगे बेटा बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव देखेंगे, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैं लिख देता हूँ, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव परिणामी विभव। तो देखिए कि आपका परिणामी जो विभव आएगा यानी B बराबर आएगा आपका B1 प्लस B2, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर से लेकर दिखाई देता हूँ आप लोगों को। बिंदु P पर जो परिणामी विभव आएगा B बराबर आएगा बेटा B1 प्लस B2। चलिए अब B1 का मान लिखिए, देखिए B1 का मान क्या है, ये आएगा। चलिए रखते हैं B1 का मान, तो B बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और प्लस Q अपॉन वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है बेटा आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए B2 का मान रखेंगे, क्या का मान रखेंगे बेटा, B2 का मान रखेंगे। जब B2 का मान जब रखेंगे बेटा तो देखिए क्या है प्लस, और B2 के मान में ये क्या रहा है बेटा माइनस, क्या रहा है बेटा आपका ये माइनस आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब B2 का मान रखूँ इस माइनस की गुणा बेटा, इस माइनस की गुणा इसकी हो जाएगी प्लस हो जाएगी, बात को समझना, ठीक है। मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा फिर इस वाले मान को रखूँगा तो माइनस की गुणा बेटा इस प्लस से हो जाएगी, यानी इस माइनस की गुणा जब इस प्लस से हो जाएगी बेटा तो क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे माइनस। चलिए अब B2 का मान रखिए, बात समझ लेंगे माइनस क्यों आया, प्लस था। देखिए ये जो माइनस क्यू है इस माइनस की गुणा इस प्लस से हो गई तो प्लस माइनस बेटा क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये अब जो सवाल जो हम उतारेंगे B2 का मान, अब माइनस को अब नहीं उतारेंगे क्योंकि हम इसकी गुणा ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आपका B2 का मान भी मैंने यहाँ पे पोर्ट कर दिया। अब बेटा आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देखिए आप देख रहे होंगे कि ये क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझें, प्लस की चलो कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस की वैल्यू है और कोई चिन्ह अगर कोई प्लस की राशि है अगर हम इसका अगर प्लस साइन नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस की ये सारी वैल्यू क्या है बेटा प्लस की। अब देखिए इसको देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा और अच्छा करके लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लिख कर समझ सकते हैं आप लोग।
देखिए अब B2 का जो मान है बेटा, देखिए ये बिल्कुल सेम है, यानी B1 और B2 के मान बिल्कुल क्या बेटा सेम है, लेकिन ये वाला मान क्या बेटा आपका पॉजिटिव है और ये वाला मान क्या बेटा आपका नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने मतलब मेरा बेटा ये है कि ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी जब इसे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि बेटा ये मान क्या था प्लस का था, ये वैल्यू क्या थी बेटा माइनस की थी, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब तो कोई यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, तो B बराबर कितना आएगा बेटा आपका, B बराबर आएगा बेटा आपका 0। क्या आएगा बेटा 0 वोल्ट। क्या आएगा बेटा 0 वोल्ट आएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान आता है बेटा कितना आता है, वो आपका 0 आता है। ठीक है, अब आप नीचे लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि B बराबर कितना आ चुका है बेटा आपका 0 आ चुका है। जब 0 आ चुका है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप अतः, मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः, थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अतः वैद्युत द्विध्रुव की, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, निरक्षीय स्थिति में अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत मैंने शॉर्ट में लिखा, वैद्युत को भी याद रखना बेटा, वैद्युत विभव भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैद्युत विभव 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। ये लाइन आप लास्ट में लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ऐसा लिख करके आएंगे बेटा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अपना जो फाइनल आंसर है जितना आप क्लियरिटी के साथ देकर के एग्जाम में देकर के आएंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, वो जानेंगे कि हाँ स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज अवश्य है। ठीक है, क्योंकि बेटा आजकल क्या हो रहा है कि सवाल तो बार बार रिपीट हर साल वही होते हैं, लेकिन एग्जाम में सवाल इतने घुमा करके पूछे जाते हैं कि बच्चे थोड़े वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिन्होंने सिलेबस अपना ढंग से नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, अर्थात एग्जामिनर का जो मेन टारगेट रहता है बेटा बच्चों को, वो उनके ज्ञान को कुरेद करके देखते हैं कि हाँ बच्चे के अंदर कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है जितना भी पढ़ें मन लगा कर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पढ़ा हुआ तो सब कुछ होता है, लेकिन जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, कि ध्यान से जब नहीं पढ़ते तो उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आते तो हैं लेकिन वो छूट जाते हैं। तो कहाँ उनकी कमी कहाँ रहती है, कमी रहती है जब अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा नहीं होता है। तो आप लोगों से मेरा विशेष रुक है कि हर चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। ठीक है, रटें बिल्कुल नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर फिजिक्स से रिलेटिव कोई भी परेशानी आप लोगों को आ रही है ना, किसी भी लेसन के अंदर, अभी तो मैं लेसन नंबर 2 ही पढ़ा रहा हूँ, अगर नेक्स्ट लेसन में भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 100% तैयार हूँ। ठीक है, तो आप अपने वीडियो को पॉज करके आप इस आर्टिकल को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोग इसको अगर लिख करके दिखाना आना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप ये थ्योरी अगर नहीं भी करते हैं, मैं आपको बता दूं तो भी कोई इसके नंबर नहीं कटेंगे। आपको बस आपसे क्या डायग्राम सही तरीके से बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इस आर्टिकल में इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं इसको रब किए देता हूँ। ठीक है बेटा, इसको मैं देखिए रब किए देता हूँ ये। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।